लोकसभा में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 17 सांसदों को सदन रत्न पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया और इसमें एनसीपी शरद गुट की सुप्रिया सुले, बीजेपी के रवि किशन और निशिकांत दुबे और शिवसेना यूबीटी के अरविंद सावंत का नाम भी शामिल है। संसद रत्न बनाने वाले सांसदों में सबसे ज्यादा 7 सांसद महाराष्ट्र के हैं और इसके अलावा 4 स्पेशल जूरी अवार्ड भी शामिल है। इनमें बीजेपी के भृतहरि महताब हैं और क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी के एनके प्रेमचंद्रन हैं और एनसीपी शरद गुट की सुप्रिया सुले और शिवसेना के श्रीरंग अप्पा भी शामिल है और इन सभी ने 16वीं लोकसभा के बाद से लगातार अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जारी रखा। संसद रत्न पुरस्कार की शुरुआत 2010 में हुई थी और ये पुरस्कार उस सांसदों को दिया जाता है जो पारदर्शिता, जवाबदेही और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूती देने के लिए संसद में सक्रिय रहते हैं और इसका उद्देश्य सांसदों को प्रोत्साहित करना और जनता के बीच सांसदीय कार्यवाही को लोकप्रिय बनाना है। और ये पुरस्कार संसद में सक्रिय बहस में भागीदारी और प्रश्न पूछने और विधायी काम काज में योगदान के आधार पर दिए जाते हैं। यूपी में 50 से कम छात्र वाले बेसिक विद्यालयों को मर्ज करने के सरकार के फैसले का समाजवादी पार्टी विरोध कर रही है और समाजवादी पार्टी का कहना है कि सरकार उन गरीब छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं। और अब सरकार के इस फैसले के विरोध में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के आह्वान पर पीडीए पाठशाला शुरू किया गया है। अमेठी में 2 दर्जन से ज्यादा बच्चों को एकत्रित करके पीडीए पाठशाला की क्लास लगाई गई है, जिसकी तस्वीरें अब सामने आई है। सपा नेता जय सिंह यादव ने अमेठी के ब्लॉक में ये पाठशाला लगाई है और समाजवादी पार्टी का कहना है कि जिस स्कूल को सरकार मर्ज करेगी वहां समाजवादी पाठशाला शुरू होगी। अमेठी में समाजवादी पाठशाला खुलने के बाद से पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट करके सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हर चीज का व्यापार समझने वाले भाजपाइयों को कोई समझाए कि शिक्षा आय, व्यय और लाभ हानि के तराजू पर तौले जाने वाली चीज नहीं है। जिस तरह से पीडीए समाज के युवाओं ने एआई के जरिए पीडीए पाठशाला के उस संकल्प को चित्रित किया है वो सराहनीय है। यूपी सरकार ने उन बेसिक स्कूलों को मर्ज करने का फैसला किया है जहां पर 50 से कम बच्चे हैं और सरकार का कहना है कि स्कूलों में बच्चों की कमी होने की वजह से ये कदम उठाया जा रहा है। तो दूसरी ओर समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी दल सरकार के इस फैसले का जमकर विरोध कर रहे हैं। क्या नाम था आपका? मेरा नाम जय सिंह प्रताप यादव, मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूं। आज आपके द्वारा एक पीडीए की पाठशाला का संचालन किया गया था, क्या था मामला, कहां किया गया था? जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ की सरकार स्कूलों का मर्जर कर रही प्राथमिक विद्यालयों का, तब हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने आह्वान किया कि ये सरकार अगर इन विद्यालयों को बंद करेगी, नहीं चालू करेगी, तो हम समाजवादी लोग गांव स्तर पे पीडीए पाठशाला चलाने का काम करेंगे। जब हमारे नेता का आह्वान हुआ है, उसी क्रम में मैंने आज ये कार्यक्रम किया है। अगर सरकार उन विद्यालयों को नहीं खोलेगी तो जहां जहां पर प्राथमिक विद्यालय बंद हो रहे हैं, समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हर कार्यकर्ता पीडीए पाठशाला चलाकर बच्चों को शिक्षा देने का काम करेगा। झारखंड में राज्य सरकार की ओर से अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलने पर सियासत गर्मा गई है और बीजेपी इसकी कड़ी आलोचना कर रही है। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने हेमंत सोरेन सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि इन्हें और मदर टेरेसा के नाम पर कुछ करना ही था तो अलग से कुछ काम करना चाहिए था। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसा करना मुख्यमंत्री फिर से वो जेल जाने की तैयारी कर रहे हैं। देवघर में मीडिया से बातचीत में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मदर टेरेसा से कोई दिक्कत नहीं है, वो विदेशी थी और इस राज्य का निर्माण अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। अगर मदर टेरेसा के नाम पर कुछ करना है तो अलग से कुछ काम करे। किसी का नाम मिटाकर दूसरे का नाम स्थापित करने से मदर टेरेसा की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने हेमंत सोरेन सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि झारखंड सरकार ने बहुत ही गलत और निंदनीय काम किया है। राज्य सरकार के एक्टिविटी में से मैं कह सकता हूं कि मुख्यमंत्री फिर से जेल जाने की तैयारी कर रहे हैं। गौरतलब है कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने 24 जुलाई को कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए और इसमें से एक फैसला बीजेपी सरकार की ओर से शुरू किए गए अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक कर दिया गया, जिसके बाद से अब सियासत गर्मा गई है।
गाजियाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर गाजियाबाद में जमीनी विवाद का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। राजेंद्र त्यागी पर लगे गंभीर आरोपों पर उनके एडवोकेट प्रबोध शुक्ला का बड़ा बयान सामने आया है। राजेंद्र त्यागी पर लगे आरोपों पर उनके अधिवक्ता का कहना है कि राजेंद्र त्यागी की जमीन पुश्तैनी है और अधिवक्ता का ये भी कहना है कि गलत तथ्यों को दर्शाकर उन पर आरोप लगाए गए हैं। राजेंद्र त्यागी की छवि धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है और इसके साथ ही छवि खराब करने वालों के खिलाफ राजेंद्र त्यागी के अधिवक्ता द्वारा कड़ा लीगल एक्शन लिया जाएगा। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर गलत अफवाह फैलाने वालों पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अधिवक्ता का कहना है कि न्यायालय में विचाराधीन मामला चल रहा है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, चलिए पहले आपको वो सुनवाते हैं। हाँ, मैं राजेंद्र त्यागी जी का एडवोकेट हूँ और जो आरोप है वो निराधार है। एक्चुअली क्या है कि वो वेयर हाउस के यूजर्स के इस रिगार्डिंग जो कंप्लेन और सोशल मीडिया पे चल रहा है वो बेसलेस इसलिए हैं क्योंकि राजेंद्र त्यागी जी की जो जमीन थी ये डुंडाहीड़ा गांव में आती है, एंड इसमें उनका जीडी के साथ एक रेट पिटीशन में मुकदमा चल रहा है ऑनरेबल हाई कोर्ट में, जिसने ऑनरेबल हाई कोर्ट में स्टे किया हुआ है। तो उनका जो ये पूरा एरिया है ये जीडी के नोटिफाइड एरिया में नहीं है। AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बंगाली भाषा बोलने वाले मुसलमानों को हिरासत में लेने के बाद से केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने प्रशासन पर बंगाली भाषा मुसलमानों को गलत तरीके से अवैसी, वैध और अप्रवासी करार देने पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार गरीबों के साथ सख्ती और ताकतवर के आगे नरमी बरत रही है। हैदराबाद के सांसद ओवैसी ने एक्स पर पोस्ट कर दावा किया कि जिन लोगों को अवैध अप्रवासी करार दिया जा रहा है उन्हें बार बार निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि उनके पास पुलिस अत्याचारों की चुनौती देने का साधन नहीं है। उन्होंने कहा कि भारतीय नागरिकों को बंदूक की नोक पर बंगालों में धकेले जाने का खबर परेशान कर रही है। AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने ये बयान पुणे शहर पुलिस की ओर से 23 जुलाई को 5 बांग्लादेशी महिलाओं को गिरफ्तार किए जाने के बाद से आया है। 20 से 28 साल की उम्र की ये महिलाएं बिना वैध दस्तावेजों और फर्जी पहचान पत्र के साथ भारत आ रही थी और जांच में पता चला कि वो बांग्लादेश से अवैध रूप से भारत में घुसी थी और खुद को पश्चिम बंगाल की निवासी बताकर पुणे में कथित तौर पर रह रही थी। एशिया कप 2025 यूएई में खेला जाएगा और टूर्नामेंट 9 सितंबर से शुरू होगा और फाइनल 28 सितंबर तक खेला जाएगा। एशिया क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष ने इसकी जानकारी दी है, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने लिखा कि मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि ACC एशिया कप 2025 अब आधिकारिक रूप से यूएई में 9 से 28 सितंबर तक खेला जाएगा और ये एक शानदार टूर्नामेंट होगा और हम सभी को शानदार क्रिकेट देखने को मिलेगा। शेड्यूल की पूरी जानकारी जल्द ही साझा की जाएगी। बता दें कि एशिया कप 2025 की मेजबानी भारत को मिली है, लेकिन भारत पाकिस्तान के खराब संबंधों के कारण ये अब न्यूट्रल वेन्यू में खेला जाएगा। टूर्नामेंट T20 फॉर्मेट में होगा। एशिया कप 2023 की मेजबानी पाकिस्तान ने की थी। हालांकि भारत ने सुरक्षा कारणों से पाकिस्तान का दौरा करने से मना कर दिया था। तब यहां पर हाइब्रिड मॉडल में खेला गया था। भारत के सभी मैच श्रीलंका में हुए थे और अप्रैल में पहलगाम में आतंकी हमले के बाद से भारत की ओर से 6 और 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था। पहलगाम हमले में 26 लोगों की जान चली गई थी और दोनों देशों के बीच राजनीतिक संबंध खराब हो गए थे और ऐसे में एशिया कप में पाकिस्तान खेलने के लिए भारत नहीं गया और इसीलिए ACC टूर्नामेंट को यूएई में कराया जा रहा है। और इस साल फरवरी मार्च में हुए चैंपियन ट्रॉफी के लिए टीम इंडिया पाकिस्तान नहीं गई थी। भारत के सभी मैच यूएई में कराए गए थे और यही नहीं, एक सेमीफाइनल और फाइनल भी यूएई में ही हुए थे। भारत ने फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर खिताब अपने नाम किया था।